जी, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप होगी कंपनी की, जब वो कोई कंडीशन की वायलेशन करती है, लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो वाइंडिंग अप होगी वो डायरेक्टर्स करेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर डायरेक्टर अनड्यू डिले करते हैं या नहीं करते, तो फिर पावर है कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। जी जी, हाँ जी बिल्कुल वही 4 लिखेंगे। ये असल में वो C5 लेवल का क्वेश्चन है, उसमें कुछ हो सकता है एडिशनल चीजें भी लिखना हो। एनवायरमेंट के हिसाब से वो जो 5 कंडीशन है बेसिक, क्योंकि वो एडिशनल जो है कमीशन की वो भी लिखेंगे वो 5। और क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी है, ये काट दीजिए। ये हमारे करंट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस में होता था, करंट सिलेबस का हिस्सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी काट दीजिए। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी जी, हाँ जी, वो सारी बात में फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट होता है तो वो डील करेगा, या जो पेमेंट्स अगर कंपनी ने करनी है लायबिलिटी है। जाहिर है वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है कि वाइंडिंग अप में अगर कंपनी के जिम्मे कुछ लायबिलिटीज हैं ऐसी जो वाजिब अदा है, तो वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस में पे हो जाती हैं। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? जिस दिन लाइसेंस कैंसिल हुआ उस दिन से 90 डेज काउंट करेंगे। जी, ऊंची बोलिएगा थोड़ा। हाँ जी, वो कह रहा है कि कंपनी जो है वो जब वो डायरेक्टर्स वाइंडिंग अप कर रहे होंगे तो अपने सारे एसेट्स उन्होंने ट्रांसफर करने हैं किसी सिमिलर कंपनी को। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि डायरेक्टर्स को कि आपने चूंकि इसके बाद वाइंडिंग अप करनी आवे तो कुछ अर्सा डायरेक्टर्स जाहिर स्टे करेंगे, तो वो महीना 2 महीने के अपने जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरीज वगैरह या दूसरे एक्सपेंसेस वो अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी एसेट्स होंगे वो उन्हें ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जी नहीं, वॉलंटरली तो नहीं कर रहे, वो तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो तो उन्हें करने ही करने। हाँ, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप एक मेथड है वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप के 2 तरीके होते हैं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप है। ये वाइंडिंग अप हमारे कैफ लेवल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं। सिर्फ वाइंडिंग अप को फोकस कीजिए कि डायरेक्टर जो है वो वाइंडिंग अप करेंगे फिर उस कंपनी की। जी, इसके अलावा बाद वाले जाहिर है, उसके बाद वाले जो नेक्स्ट जितने भी डे स्टार्ट होते हैं वो प्रीवियसली के बाद वाले हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 19 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रेगुलेटर्स ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कंपनीज के मैटर्स को कौन रेगुलेट करता है। वैसे तो ये कंसेप्ट सिंपली 5 मिनट में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इन रेगुलेटर्स का आगे हमारे बहुत से तकरीबन बाकी जितने भी कंसेप्ट हमने कंपनी लॉ में पढ़ने हैं उनमें से हर चैप्टर में कोई ना कोई रेगुलेटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसीलिए मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए कि रेगुलेटर्स एग्जैक्टली किन किन अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी इनकी अथॉरिटीज हैं। पाकिस्तान में जो रेगुलेटर्स हैं कंपनी के वो हैं तीन। एक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा रेगुलेटर है बेसिकली, और दूसरा है रजिस्ट्रार असल में कमीशन यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही एक ऑफिसर है जो कि रूटीन नेचर के मामला डील करता है कंपनी के साथ। और अगर कोई मैटर्स ऐसे हों जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के हैं फिर वो डायरेक्ट SCCP उसको डील करता है। और तीसरी अथॉरिटी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है कोर्ट, यानी जो कोर्ट है बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं जो अदालत में जाके हल होते हैं, तो कोर्ट जो है वो तीसरा रेगुलेटर है हमारा कंपनीज का।
तो हम इन तीनों रेगुलेटर्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली इनकी पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं इनकी कंपनी लॉ में। और जब ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे, आपने एक एक पावर या ड्यूटी को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका बाकी जितना पूरा कंपनी लॉ है उसकी बेस डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो रेगुलेटर है वो है रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार की क्या पावर्स एंड ड्यूटीज होती हैं? रजिस्ट्रार की पहली पावर या ड्यूटी है टू रजिस्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एंड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है। जिसका पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन में कंपनी के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। कंपनी का नाम क्या होगा, इसका ऑफिस जो है वो किस जगह पे लोकेटेड होगा, इसमें शेयर कैपिटल कितना होगा, मेंबर्स की लायबिलिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या होगा, बेसिकली कंपनी का पर्पस, किस सेक्टर में ये काम करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो कंपनी से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन में मिलेगी। आर्टिकल एसोसिएशन कंपैरेटिवली ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम की निस्बत, जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो जब कभी हमने कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है, हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन लेके किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। इसके बाद रजिस्ट्रार जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कर देता है तो वो एक सर्टिफिकेट देता है जो इस बात का सबूत होता है कि ये कंपनी अब ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक रजिस्टर हो चुकी है। वो जो सर्टिफिकेट देता है उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि इस बात का एविडेंस है कि कंपनी अब रजिस्टर हो चुकी है। याद रखिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का स्टेटस ऐसा ही है जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट का। ठीक है, जो नेचुरल पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो इस बात का सबूत होता है कि ये पर्सन, ये इंडिविजुअल अब इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लीगल एविडेंस है। उसी तरह कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसका लीगल एविडेंस क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार। कैसे इशू करता है? रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जाके उसके सामने रखनी पड़ती है और वो उसको रजिस्टर करता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, जो इस बात का सबूत है क्या कि कंपनी लीगली क्रिएट हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। याद रखें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। दूसरा, टू अप्रूव नेम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। देखिए, कंपनी रजिस्टर करने के लिए जाहिर है उसका कोई ना कोई नाम भी रखना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन का नाम रखने में और कंपनी का नाम रखने में फर्क है। नेचुरल पर्सन के केस में हमें किसी से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती कि इस इंडिविजुअल का नाम क्या रखना चाहिए हमें, और एक ही नाम के एक से ज्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में लीगल आपको कंपनी का नाम रखने से पहले रजिस्ट्रार से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रार किसी भी नाम को प्रूव करने से पहले देखता है कि क्या ये कोई ऐसा नाम तो नहीं जो इनएप्रोप्रिएट है, या ऐसा नाम तो नहीं जो कि ऑलरेडी किसी ऐसी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम है, उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है किसी मशहूर कंपनी का नाम जो है कोई दूसरा, जो लोग हैं प्रोमोटर्स वगैरह नई कंपनी को रजिस्टर करवाने लगे तो उस मशहूर कंपनी का नाम रख लें ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। इसीलिए रजिस्ट्रार ने यह देखना होता है कि क्या ये जो नाम मैं अप्रूव करने जा रहा हूं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम तो नहीं है, उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता तो नहीं है, और इसी तरह क्या ये नाम इनएप्रोप्रिएट तो नहीं। तो इसीलिए पहले रजिस्ट्रार से नाम अप्रूव करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी के नेम को अलाउ करे या डिसअलाउ करे।
और फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। फर्ज कीजिए कि एक कंपनी ऐसी रजिस्टर हो गई जो एग्जिस्टिंग किसी कंपनी के नाम से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, या वो कि ऐसा नाम है जो इनएप्रोप्रिएट है, नहीं होना चाहिए था। क्या रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो उसको फिर रेक्टिफाई करवा दे खुद से, कि एक दफा गलती होगी तो वो चलती रहेगी? नहीं, रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो नाम को कर सकता है, और गलत नाम से अगर कंपनी रजिस्टर हो जाए उसे रेक्टिफाई भी कर सकता है। ठीक है, और इस काम के लिए कंपनी का रजामंद होना जरूरी नहीं है। हाँ, कंपनी अगर खुद से नाम रेक्टिफाई कर ले अपना, बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी खुद से अपना नाम रेक्टिफाई नहीं करती, रजिस्ट्रार नाम रेक्टिफाई कर सकता है। थर्ड, टू अप्रूव आल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बताइए, क्या जो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन हमने रजिस्टर करवाया था, अगर कभी किसी भी वजह से बाद में उसमें आल्ट्रेशन, तब्दीली, चेंज, रिवीजन की जरूरत पड़े, तो क्या रिवीजन हो सकती है उसमें? बिल्कुल हो सकती है। आप देखें, पार्टनरशिप डीड जो होती थी उसमें भी तो रिवीजन हो जाया करती थी। कोई नया पार्टनर आ गया, कोई पुराना पार्टनर जो है वो चला गया, तो पार्टनरशिप डीड रिवाइज हो जाती थी। जिस तरह पार्टनरशिप डीड रिवाइज होती थी, क्या उसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन जो है, ये भी रिवाइज हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये रिवीजन के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा हमें। फोर्थ, टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये कौन सा सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसको कंपेयर कीजिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ। दोनों सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ही इशू कर रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी। दोनों में फर्क क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐसा ही है जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट नेचुरल पर्सन का, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कंसेप्ट ऐसा ही है जैसे आईडी कार्ड किसी भी इंडिविजुअल का। अगर किसी भी इंडिविजुअल का शनाख्ती कार्ड नहीं बना, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट तो करता है दुनिया में, लेकिन लॉ कहता है, उसे हम कहते हैं माइनर। वो कानूनी नुक्ता नजर से कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ एक्शन ऐसे हैं जो नहीं कर सकता। कर सकता है, कुछ एक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें डीलिंग करने के लिए मेजर होना जरूरी है, दूसरे लफ्जों में, आसान अल्फाज में, शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। उसी तरह याद रखें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबूत है इस बात का कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब कंपनी एग्जिस्ट करती है, क्रिएट हो गई, उसके बाद लाजमी नहीं कि कंपनी को इजाजत मिल जाए कि आप हर काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ काम वो कहते हैं कि जी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम करने के लिए आपको एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट कौन सा है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हर तरह की कंपनी ने लेना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हर तरह की कंपनी नहीं, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्राइवेट कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं करना। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इन दोनों में फर्क समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ, टू रजिस्टर प्लेज, मॉर्टगेज एंड चार्जेस ऑफ कंपनी। देखें, हम जब कभी किसी बंदे से भी कोई लोन लेते हैं, तो क्या हमारा उस बंदे के साथ कोई एग्रीमेंट होता है? बिल्कुल होता है एग्रीमेंट, जिसमें लिखा होता है हम आपसे इतने रुपए लोन ले रहे हैं, उसको हम इतने अरसे में आपको वापस कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, सिक्योरिटी के तौर पे हम आपके पास ये चीजें रखवा रहे हैं, जमानत के तौर पे आपके पास ये चीजें रखवा रहे हैं। जमानत के तौर पे जो चीजें रखवाते हैं वो प्लेज भी हो सकती है, मॉर्टगेज भी हो सकती है, चार्ज भी हो सकती है। मैं इन टर्म्स की डिटेल की तरफ नहीं जा रहा, ये बाद में हमने पढ़ने हैं। मैं कंसेप्ट दूसरा आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आप मुझे लोन देंगे और मैंने सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास कुछ चीज़ें रखवा दी और रिटर्न फॉर्म में हमने एक पेज के ऊपर लिख दिया सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, क्या ये जो मेरे पास लोन एग्रीमेंट है रिटर्न फॉर्म में, ये मैंने किसी और को जाके दिखाना है? क्या किसी और के पास जाके रजिस्टर करवाना है? इसका जवाब है नहीं, ये हम दोनों का आपस का मामला है, इंडिविजुअल्स का। लेकिन अगर कंपनी किसी से लोन ले, किसी से भी, फॉर एग्जांपल किसी बैंक से लोन लिया, वो चाहे किसी भी किस्म का है, चाहे प्लेज की शक्ल में है, मॉर्टगेज की शक्ल में है, चार्ज की शक्ल में,
अगर किसी से लोन लिया तो याद रखिए उस कंपनी के लिए लाजमी है कि वो जो बैंक से लोन लिया दोनों मिलके आपस में एग्रीमेंट जो करेंगे वो रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर लाजमी करवाना है, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है वो एक तरह से रेगुलेटर है कंपनी का, उसे पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है और इस लोन के अगेंस्ट में कौन कौन से एसेट्स जो है प्लेज करवाए हैं, मॉर्टगेज चार्ज करवाए हैं, सिक्योरिटी के तौर पे रखवाए हैं, जमानत के तौर पे। तो ये जब भी कोई कंपनी लोन लेगी तो हर कंपनी के लिए लाजिम है कि उसने किसी भी किस्म का लोन लिया हो, किसी भी किस्म का, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना है, उसको रिकॉर्ड रहे। अच्छा, इसका मतलब है इसका दूसरा कंसेप्ट का दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली हमें समझ आना चाहिए कि अगर कभी लोन लिया और रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाया तो जब लोन वापस करेंगे तो वापसी को भी रजिस्टर करवाएंगे क्या नहीं, या आसान अल्फाज में जो लोन लिया था उसको डी रजिस्टर करवाएंगे कि भाई ये वापस हो गया, रीपे हो गया। रीपे होने को हम लोन सेटिस्फाई होना भी कहते हैं। लोन रीपे हो गया मतलब लोन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, एक ही बात है। लोन सेटिस्फाई होना या लोन रीपे होना एक ही बात है। आगे चलते हैं। टू रिसीव वेरियस नोटिसेस आर डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार को कंपनी जो डेली रूटीन में कुछ नोटिसेस वगैरह होते हैं जो ज़रूरी होता है कि रजिस्ट्रार को भी इंटीमेशन दी जाए उनके बारे में। जैसे कंपनी ने अगर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी है, क्या कंडक्ट करवानी है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो इसका नोटिस भेजा जाता है रजिस्ट्रार को भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। मीटिंग्स जो होती हैं, मीटिंग किसको कहते हैं, जिसमें कुछ लोग मिल के बैठते हैं और फैसले करते हैं, मीटिंग। ये लोग तीन तरह के हो सकते हैं एक कंपनी में जो कि मीटिंग करते हैं। या तो होंगे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स, या होंगे उस कंपनी के डायरेक्टर्स, या होंगे उस कंपनी के एम्प्लॉयज। कुछ जैसे सेल्स टीम है, उन्होंने मीटिंग करनी है कि जी आज हमें किस एरिया में जाके कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, ये एम्प्लॉयज हैं। ये रूटीन, ये डेली बेसिस पे बहुत सी मीटिंग कंपनी में होती रहती हैं। कंपनीज एक्ट 2017 इस तरह की मीटिंग को डिस्कस नहीं करता, कहता है जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, जिस तरीके से चाहे आप ये वाली मीटिंग कंडक्ट करें, हमें कोई इतराज नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, इनके बारे में कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है, मैनर प्रेस्क्राइब करता है। कहता है ऐसे नहीं कि आपके जब दिल करेगा, जहां दिल करेगा आप शेयर होल्डर्स की या डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट करवा लेंगे, नहीं। कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब करता है कि इस तरह की शेयर होल्डर्स की मीटिंग या डायरेक्टर्स की मीटिंग अगर आपने कंडक्ट करवानी है उसका प्रोसीजर क्या होगा, और हमने उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मीटिंग कंडक्ट करते हैं। अगर हम कंपनीज एक्ट का प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो ना करें तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि इस तरह की मीटिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये हुई ना हुई एक बराबर है, इसमें किए हुए फैसले कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे अगर आपने मीटिंग उन तरीकों के मुताबिक ना की जो कंपनीज एक्ट ने प्रेस्क्राइब किया। इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है कैसे कंडक्ट होगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी। हमारे सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम ही मीटिंग्स है, जो यही बताता है कि मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट करना है। अब जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है इसे हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग या डायरेक्टर्स मीटिंग। नॉर्मली इसे कहा जाता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड से मुराद क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है या मेंबर्स की मीटिंग होती है इसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, जनरल से मुराद शेयर होल्डर्स की मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग, गैस कीजिए कि डायरेक्टर्स जो हैं इनकी मीटिंग की तादाद ज्यादा होगी या शेयर होल्डर्स की मीटिंग की तादाद ज्यादा होगी एक साल में?
कंसेप्ट सुन लीजिए। देखें, बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो डायरेक्टर्स हो सकता है हर महीने मीटिंग कर रहे हो, शेयर होल्डर बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, इसके 1 साल के बाद आके उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि पूरे साल में परफॉर्मेंस क्या रही है डायरेक्टर्स की। तो शेयर होल्डर्स नॉर्मली 1 साल बाद आते हैं। नॉर्मली कब आते हैं? 1 साल के बाद। इसीलिए कंपनी में ज्यादा जो नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं वो डायरेक्टर्स की होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग नॉर्मली साल में 1 दफा ही होती है नॉर्मली। जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है जनरल मीटिंग, इसको फर्दर 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। यहां यूं कह लीजिए 3 टाइप्स हैं जनरल मीटिंग के। जनरल मीटिंग के 3 टाइप। कंपनी की जिंदगी की जो पहली जनरल मीटिंग होती है ना, पहली जनरल मीटिंग, उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी की जिंदगी की पहली जनरल मीटिंग, बस नाम उन्होंने उसका रख दिया स्टैट्यूटरी मीटिंग, कि कंपनी की जो पहली जनरल मीटिंग होगी हम उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहा करें। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। इसको डिफरेंशिएट इसलिए किया गया, अब जो बाकी होती है ना हर साल मीटिंग होती है, उसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग से डिफरेंशिएट इसलिए किया गया क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग में कुछ ऐसे मैटर्स डिस्कस होते हैं जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होते हैं। बाकी की मीटिंग में तो वो पूरे साल में जो कुछ होता रहा वो चलेगा ना रूटीन में। कंपनी की जिंदगी की जो पहली जनरल मीटिंग है उसमें ऐसे मैटर्स होंगे जो कंपनी की इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, तो इसे स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। एक दफा ये हो गई खत्म, अब सारी जिंदगी नहीं होगी। और जो हर साल होती है मीटिंग उसे क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। इसे एब्रीविएट करते हैं एजीएम। अच्छा मुझे बताइए, शेयर होल्डर ने इस साल एनुअल जनरल मीटिंग कर ली, अगली एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? 1 साल के बाद। शेयर होल्डर सारे 1 साल के बाद आएंगे। लेकिन अगर साल के दौरान में उन्हें पता चले कि डायरेक्टर्स कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो बताइए उन्हें साल खत्म होने का इंतजार करना चाहिए कि एजीएम में सारे इकट्ठे होंगे कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, रूटीन में नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है। उसको नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एब्रीविएट किया जाता है ईजीएम। कुछ जगहों पे ईओजीएम भी एब्रीविएट किया जाता है। तो जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग को। जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब कंपनी ने जब कभी मीटिंग का नोटिस, डायरेक्टर्स बेसिकली कॉल करते हैं, डायरेक्टर ने जब कभी मीटिंग का नोटिस भेजना है कि सर शेयर होल्डर्स की मीटिंग इस दिन इस जगह पे तय पाई है, तो वो नोटिस रजिस्ट्रार को भी भेजना है, रजिस्ट्रार को भी भेजना। ठीक है, इस तरह और भी रूटीन नेचर की कोई कम्युनिकेशन है वो हम जब लॉ पढ़ रहे होंगे डिटेल में साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो रजिस्ट्रार की ये पावर है कि इसको भी नोटिस भेजे, इसको पता चले। अच्छा फर्ज कीजिए किसी वजह से अगर डायरेक्टर कोई जनरल मीटिंग टाइम पे नहीं हो पाती, क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? बिल्कुल एक्सटेंशन मिल सकती है। एक्सटेंशन लेने के लिए फर्ज कीजिए जनरल मीटिंग जो है होनी चाहिए थी फॉर एग्जांपल 25 अप्रैल को, किसी वजह से तैयारी नहीं हो पाई मीटिंग के लिए और 25 अप्रैल की बजाय अब हम प्लान कर रहे हैं कि 15 मई को मीटिंग होगी। लॉ ये कहता है कि जी आपने 30 अप्रैल तक फॉर एग्जांपल मीटिंग कंडक्ट करवाने हैं। अब हम जा रहे हैं 30 अप्रैल से आगे, एक्सटेंशन लेनी चाहिए कि नहीं? किससे लेनी चाहिए एक्सटेंशन? रजिस्टर। वो कहता है अगर तो कंपनी अनलिस्टेड है, यहां गौर से सुनिएगा, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो एजीएम एक्सटेंशन आएगी, रजिस्ट्रार से मिलेगी। एजीएम के एक्सटेंशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना जाएगा। और अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है
उस सूरत में एजीएम की एक्सटेंशन के लिए कमीशन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ एजीएम किस केस में? लिस्टेड कंपनी के केस में। ठीक है, मैच हुआ कंसेप्ट। अनलिस्टेड के केस में एक्सटेंशन, एजीएम की एक्सटेंशन की अप्रूवल कौन देगा? और लिस्टेड कंपनी के केस में एससीसीपी। फिर इसके बाद टू इंस्पेक्ट एंड सीज बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। अगर किसी कंपनी पे शुबा हो कि कोई इलीगल काम कर रहे हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ठीक, कोई करप्शन कर रहे हैं, क्या रजिस्ट्रार जो है जाके इंस्पेक्ट कर सकता है कंपनी के रिकॉर्ड को? इंस्पेक्ट भी कर सकता है, अपने कब्जे में भी ले सकता है, सीज भी कर सकता है कि कहीं ऐसा ना बाद में कंपनी इसमें कुछ चेंजेस कर दे, अगर उसे शक हो कि कोई कंपनी इलीगल मामलात में इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पावर्स एंड ड्यूटीज है रजिस्ट्रार की। कौन कौन सी? क्विक सी रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को रजिस्टर करना और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना। फिर उसके बाद किसी भी कंपनी का नाम अप्रूव करना और उसके नाम को रेक्टिफाई करना अगर गलत नाम हो गया तो। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्टरेशन करना। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू करना। कंपनी ने कोई भी लोन लिया है, चाहे प्लेज है, चाहे मॉर्गेज, चाहे चार्ज, किसी भी किस्म का, वो रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार के पास। वेरियस नोटिसेस रजिस्ट्रार को सेंड करने होते हैं। एजीएम में, अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम में एक्सटेंशन करनी है, रजिस्ट्रार के पास जाया जाता है। रजिस्ट्रार कंपनी के बुक्स एंड अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पे सीज भी कर सकता है। जी बताइए, सारी के सारी पावर समझ आते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई बर्डन तो नहीं कि बहुत ज्यादा सीख लिया? चलिए आगे चलते हैं। रजिस्ट्रार के बाद जो दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार से बड़ी अथॉरिटी है, इसे कहते हैं एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं पाकिस्तान के 8 शहरों में। ठीक है, 4 शहर तो वो हो गए सिटीज जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, यानी कौन कौन से? लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, फिर उसके बाद इस्लामाबाद, फिर सक्खर, फिर मुल्तान, फिर फैसलाबाद। यानी जिन शहरों में, देखिए इस्लामाबाद में तो समझ आती है, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी समझ आती है, बड़े शहर। इसके अलावा भी ऐसे सिटीज जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, फॉर एग्जांपल जिनमें ज्यादा कंपनीज होती हैं, जिन शहरों में ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, वहां पे एससीसीपी ने अपना रीजनल ऑफिस खोला हुआ है। ठीक है, ताकि अगर किसी ने भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसे बहुत ज्यादा दूर का सफर ना करना पड़े, वो करीब तरीन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएं और कंपनी रजिस्टर करवा लें। ठीक, तो ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं, ये जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ये इस रीजनल ऑफिस में बैठा होता है। एससीसीपी हेड ऑफिस में होगा इस्लामाबाद में। तो जो एससीसीपी है, इसकी पावर्स एंड ड्यूटीज क्या? एक तो भी हमने कल कंसेप्ट पढ़ा, क्या? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। बताइए, ये पास पेपर के क्वेश्चन में भी उसने पूछा था कि बताइए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस इशू करने की रेलिवेंट अथॉरिटी कौन है? एससीसीपी। रजिस्ट्रार तो नहीं है, कोर्ट तो नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहली पावर क्या हो गई? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ये रजिस्टर कर सकता है लाइसेंस। फिर टू अलाउ सर्टेन वर्ड्स इन द नेम ऑफ कंपनी, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कंपनी के नाम में इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। जैसे देखिए, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना एक क्रिटिकल इशू है। ये आगे एक चैप्टर में, चैप्टर 20 में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्या होते हैं नाम डिसाइड करने में। लेकिन 2 कंसेप्ट अभी बता रहा हूं। वो कहते हैं आप खुली छुट्टी है, किसी भी कंपनी का नाम जो मर्जी रख ले, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप कंपनी के नाम में शामिल कर ही नहीं सकते कभी भी, और कुछ अल्फाज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपनी के नाम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एससीसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। एससीसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है, फर्ज कीजिए मैं एक कंपनी रजिस्टर करवाने जाता हूं और उसका नाम रखता हूं परवेज मुशर्रफ स्टील मिल्स। आपके जहन में क्या इमेज आया कि इनका ताल्लुक जो है परवेज मुशर्रफ से या इनका ताल्लुक आर्मी से? ऐसे अच्छा, ताल्लुक कोई एक्चुअली कोई नहीं है, लेकिन मैं लोगों को धोखा देने के लिए नाम रजिस्टर करवाना चाहता हूं।
ठीक, क्या मुझे बताइए एससीसीपी को इस नाम को रजिस्टर कर देना चाहिए? नहीं, एससीसीपी कहता है मैं अभी रजिस्टर नहीं करूंगा, मैं पहले इन्वेस्टिगेशन कर लूं कि क्या वाकई ही इस नाम से जो इमेज मिल रहा है वो सही बात है कि नहीं, क्या वाकई इसमें परवेज मुशर्रफ साहब की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। इसी तरह के कुछ और नाम, ऐसे नाम जो गवर्नमेंट से रिलेट करते हो, जिनसे जाहिर हो रहा हो कि कंपनी का ताल्लुक गवर्नमेंट से है या गवर्नमेंट के किसी इदारे से है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है कंपनी का, तो एससीसीपी ऐसे अल्फाज को नाम में शामिल करने की इजाजत नहीं देता जब तक अपनी तसल्ली ना कर ले। और कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी इजाजत तो एससीसीपी कभी भी नहीं देता। कौन सा नाम है? जैसे एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम रख लें आप, इसकी इजाजत कभी भी नहीं मिलेगी। तो नाम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो दो तरह की है। एक वो रिस्ट्रिक्शन की आपको इजाजत कभी भी नहीं मिलेगी, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिशन में फर्क बताया था ना आपको, प्रोहिबिट नहीं मिलेगी। वो कौन सा है? उसकी एग्जांपल क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम। और दूसरी एग्जांपल क्या है कि उन्होंने मना किया हुआ नाम में शामिल नहीं करना, लेकिन एससीसीपी इजाजत दे सकता है, एससीसीपी की इजाजत के बगैर नहीं होगा। एससीसीपी इजाजत दे दे फिर उन अल्फाज को शामिल कर सकता है अपने नाम। उसकी एग्जांपल क्या है? नाम ऐसा रख ले जो कि गवर्नमेंट के किसी इदारे से ताल्लुक शो कर रहा हो, किसी इंटरनेशनल इदारे से ताल्लुक शो कर रहा हो। तो इसीलिए वो कह रहा है कि एससीसीपी का अथॉरिटी है टू अलाउ सर्टेन वर्ड्स इन द नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, एससीसीपी इजाजत दे सकता है उनकी। सर्टेन वर्ड कौन से हैं? वही जो कि किसी एप्लीकेशन को शो कर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर कह रहा है कि टू चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ऑफ मेमोरेंडम, के एससीसीपी इजाजत दे सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास मेमोरेंडम। देखिए मेमोरेंडम होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी रजिस्टर करवाने जरूरी है रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया जाए। इसमें कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन? कंपनी का नाम होगा, ऑफिस कंपनी का किस जगह पे है, जैसे उस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव किस मकसद। यहां पे हमने ये पढ़ा कि रजिस्टर करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास। इसमें जितनी भी 4-5 चीजें मैंने आपको बताई है इन्हें कहते हैं क्लॉजेस। 4-5 क्लॉजेस, जैसे नेम क्लास में नेम लिखा होगा, कैपिटल क्लास में शेयर कैपिटल क्लास में शेयर कैपिटल लिखा होगा, लायबिलिटी क्लास में लायबिलिटी लिखी होगी। ये अगर हमने क्लासेस चेंज करने हो तो किसके पास जाके अल्टरेशन करानी पड़ेगी? मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास। वो कहते हैं जी आपने जो मर्जी क्लास चेंज करवानी है रजिस्ट्रार के पास जाके से रजिस्टर करवाएं, लेकिन अगर आपने एक क्लास चेंज करवानी है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, क्या आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार के पास तो रूटीन में जाना ही जाना है। इस पर्पस के लिए आपको एससीसीपी के पास आके यहां पे भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, एससीसीपी से इजाजत देनी पड़ेगी। एससीसीपी अलाउ करेगा तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब ये खास तौर पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के लिए इन्होंने क्यों कहा कि हमारे पास आए इजाजत लेने के लिए, बाकी क्लासेस में क्यों नहीं कहा? ये हम रेलिवेंट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। टू लिसन अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का कोई फैसला किया, हम उसके फैसले से खुश नहीं है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे, हमने कहा यार मेमोरेंडम है कंपनी रजिस्टर कर दो, उसने कहा मैं नहीं कर रहा, कोई एतराज लगा दिया। हमारे ख्याल में ये एतराज वैलिड नहीं है, क्या करें? एससीसीपी के पास चले जाए। एससीसीपी जो है रजिस्ट्रार के फैसलों के खिलाफ अगर हम कोई अपील फाइल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट फोरम क्या है? एससीसीपी। यही कह रहा है कि ये अपील सुनेगा रजिस्ट्रार के खिलाफ। फिर टू अप्रूव प्रोस्पेक्टस फॉर इशू। प्रोस्पेक्टस फॉर इशू, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जब एक कंपनी ने जनरल
को शेयर्स इशू करने हैं तो कौन सी कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? पब्लिक में अनलिस्टेड भी कर सकती है, लिस्टेड भी कर सकती है। अनलिस्टेड और लिस्टेड का फर्क यह है, लिस्टेड शेयर इशू कर चुकी होती है, अनलिस्टेड शेयर इशू किया नहीं होता, कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से उसे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। जरा गैस कीजिए कि एक उसने मजीद कोई शेयर इशू करने जनरल पब्लिक को तरीके से इशू करती है भला? एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से एक कॉलेज अनाउंस करता है कि हमारे कॉलेज में एडमिशंस ओपन है, अगर कोई विलिंग है एडमिशन के लिए तो आके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अनाउंस करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। उसी तरह कंपनी ने भी जब शेयर्स को इशू करना होता है तो कंपनी जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि सर हम इतने शेयर इशू करने लगे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इंटीमेशन होती है किस शक्ल में होती है? प्रॉस्पेक्टस की शक्ल में। प्रॉस्पेक्टस एग्जैक्टली वैसा ही होता है कंसेप्चुअली जैसा कॉलेज प्रॉस्पेक्टस। उसमें कॉलेज प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है? कंपनी के बारे में, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद एंड पे जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म, जिसमें आप अप्लाई करते हो। एग्जैक्टली उसी तरह कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और प्रॉस्पेक्टस के एंड पे एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें जिस बंदे ने भी शेयर्स खरीदने हैं वो उसको फिल करता है और सबमिट करवाता है कंपनी को कि सर मुझे इतने शेयर इशू कर दीजिए। ये प्रॉस्पेक्टस जो है इसमें रिस्क ये होता है कि जनरल पब्लिक से ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में कंपनी कोई गलत इंफॉर्मेशन ना प्रॉस्पेक्टस में शामिल कर दे कि पिछले सालों में उसका जो प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल वो 10-12 मिलियन के करीब है और प्रॉस्पेक्टस में लिख दिया जाए सर हमारा जो प्रॉफिट है वो तो 50-60 मिलियन के करीब होता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने के डाले इस कंपनी में। जाहिर है वो जब देखेंगे कि इस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होता है ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है ज्यादा प्रॉफिट देख के। इसीलिए एससीसीपी ने यह कहा कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हम ये रिक्वायरमेंट रख रहे हैं कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करने लगेगी वो जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले हमारे पास रजिस्टर करवाएगी। किस लिए? ताकि हम उसकी एक एक लाइन को पढ़ लें और देखें इसमें कोई गलत बयानी तो नहीं की गई, कहीं अवाम को धोखा देने की कोशिश तो नहीं की गई। तो जब कभी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी पहले उसे क्या करना है? एससीसीपी के पास जाके अप्रूव करवाना है। अप्रूवल होगी तो फिर इशू कर सकते हैं, वरना नहीं इशू कर सकते। एक्सटेंशन की बात हो गई। टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, फर्ज कीजिए एनुअल जनरल मीटिंग हुई 25 अप्रैल को, 10 अगस्त को शेयर होल्डर्स को कहीं से पता चला कि डायरेक्टर कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? डायरेक्टर को जल्द से जल्द रिमूव करके इनकी जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए, यही चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए वो क्या एनुअल जनरल मीटिंग का इंतजार करें? नहीं, बल्कि वो कोशिश करेंगे फ्रॉड कर पॉसिबल डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए। इसके लिए कौन सी मीटिंग कॉल करेंगे? स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अच्छा, लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्टर्स हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर्स कि मीटिंग कंडक्ट करवाओ। मीटिंग कंडक्ट करवाने के इंतजामात कौन करेगा भला? डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर को नोटिस भेजा, भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराओ ताकि हम तुम्हें रिमूव कर सके। डायरेक्टर ने कहा हम पागल हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करवाएं। कोई मीटिंग नहीं, वो कंडक्ट ही नहीं करवाते, डिफॉल्ट करते हैं। बताइए अब क्या होगा? हाँ, अब जाहिर है शेयर होल्डर्स के लिए भी तो कोई चीज रखी हुई है ना लॉ ने। उन्होंने कहा आप एससीसीपी के पास जाएं, एससीसीपी फिर ऑर्डर देगा। एससीसीपी अगर कंपनी कोई भी मीटिंग कॉल नहीं करती, डायरेक्टर कोई भी मीटिंग कॉल नहीं करते, तो एससीसीपी के पास पावर है कि वो फिर इजाजत देगा कि आप मीटिंग कंडक्ट करवाएं। फिर इसके बाद 2 पॉइंट ऑडिटर इन सर्टन केसेस। अभी ऑडिटर क्या होता है इस बारे में भी हमें जानने की जरूरत नहीं, एंड पे हमारा आखिरी चैप्टर होता है, आखिरी चैप्टर का भी आखिरी
सेक्शन जो है कंपनी लॉ में वो ऑडिट से रिलेट कर रहा होता है, इसको वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको आप रट्टा लगा लें या पढ़ लें एक दफा, छोड़ दें, इसको बाद में डिटेल में समझेंगे। लास्ट है टू अप्रूव लोन टू डायरेक्टर्स। अप्रूव लोन टू डायरेक्टर। अब देखें, बैंक से लोन लेना है, कौन फैसला करेगा, शेयर होल्डर या के डायरेक्टर्स? उन्होंने लोन से उधार माल लेना है, किसी को उधार माल बेचना है, ये डिसीजन कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। किसी को अगर लोन देना है, किसी और को लोन देना, एम्प्लॉय आगे कोई, सर मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए, घर में मामलात बड़े खराब हैं, उसको लोन देना है कि नहीं देना, डिसीजन किसने करना है? डायरेक्टर ने। लेकिन अगर डायरेक्टर ने लोन लेना हो तो डायरेक्टर का लोन अगर डायरेक्टर्स ही अप्रूव करते ना, तो फिर होता ये हम लोग 10 डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर का 100 मिलियन हमारे पास आता, हम कहते हैं यार तुम भी जरूरतमंद हो, तुम भी जरूरतमंद हो, 10 मिलियन तुम रख लो, 8 मिलियन तुम रख लो, 7 मिलियन तुम रख लो, पता चला 80 मिलियन हमने एक दूसरे को लोन दे दिया, 20 मिलियन से काम शुरू कर रहे हैं। इसीलिए एससीसीपी ने कहा नहीं भाई, ऐसा डायरेक्टर को इस मामले में खुली छुट्टी नहीं दे, किसी दूसरे को लोन देना है कि नहीं देना डायरेक्टर फैसला करेंगे। डायरेक्टर्स को लोन देना है कि नहीं लेना, एससीसी ये फैसला डायरेक्टर नहीं करेंगे, ये फैसला कौन करेगा? एससीसीपी करेगा जी। तो कुछ एससीसीपी की पावर क्लियर हुई। ये यूं समझिए आपको पूरे कंपनी लॉ के डिफरेंट कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं, आपको ओवरव्यू मिल रहा है पूरे कंपनी लॉ। वरना सारे जितने भी हमने पढ़े ना, जितने भी सारे आगे चल के डिटेल में आएंगे, लेकिन अगर अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये असल में इस लाइन में समझाना क्या चाह रहा है वो, तो फिर आगे चल के आपके 4-5 चैप्टर की बेस यहाँ पे डेवलप हो जाती है। शर्त यह है कि आपको आगे चलते हैं। कोर्ट बहुत ज्यादा मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होता। वो कहते हैं जी रेगुलेटर जब रजिस्ट्रार है, रेगुलेटर एससीसीपी है, तो हम रूटीन नेचर के मामलात में तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, जब कोई ज्यादा सीवियर केस हो आप हमारे पास आ सकते हैं और हम उस मामले में आपकी सुनवाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ, ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर है, ये जो 3 चीजें ना, 3, इनको वो नल एंड वाइड करार दे सकता है। क्या करार दे सकता है? नल एंड वाइड। जैसे फर्ज कीजिए कोई जनरल मीटिंग हुई, लेकिन जनरल मीटिंग जो है उसमें वो कहते हैं कि जनरल मीटिंग करवाते हैं ना जब आप, उसमें एक रूल होता है, लॉ ये बताता है, एक रूल ये है कि कुछ सर्टन नंबर ऑफ मेंबर, सर्टन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का होना जरूरी है, वरना वो जनरल मीटिंग नहीं कंडक्ट हो सकती। उसको कहते हैं कोरम। वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो मौजूद होना जरूरी है मीटिंग में ताकि मीटिंग कंडक्ट हो सके, उसे क्या कहा जाएगा? कोरम। जैसे फर्ज कीजिए हमारी क्लास में फर्ज कीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, एक दिन बारिश हो रही है, कुछ स्टूडेंट आए कुछ स्टूडेंट नहीं आए। मुझे बताइए कि अगर एक स्टूडेंट आए, मुझे क्लास करवा देनी चाहिए जी? क्लास करवा दिया करूं, पक्की बात, आइंदा मैं करवा दिया करूंगा। फिर एक स्टूडेंट बने, अच्छा अगर फर्ज कीजिए 50 स्टूडेंट आया, मुझे क्लास करवा देनी चाहिए। फिर लॉ नहीं खत्म होने लगा टाइम पे। तो लॉ ने मिनिमम नंबर ऑफ, इस तरह की सिचुएशन में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताए होते हैं। जैसे हम लोगों ने, टीचर ने डिसाइड किया होता है, बताया नहीं होता स्टूडेंट को, दिल में एक फिगर डिसाइड की होती है। फॉर एग्जांपल अगर 25 स्टूडेंट आए क्लास करवा देंगे, अगर 25 से कम आए तो फिर हम क्लास नहीं करवाएंगे। ये जो 25 हमने डिसाइड किया हुआ है इसे कहते हैं कोरम। वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि क्लास हो सके। एग्जैक्टली उसी तरह वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो प्रेजेंट होना जरूरी है, लॉ ने बताए हुए हैं, ताकि जनरल मीटिंग शुरू हो सके, इसके फैसले हो सके। फर्ज कीजिए एक्चुअली शेयर होल्डर्स उससे कम थे, लेकिन उन्होंने कहा यार हम तो मौजूद है ना, हम आपस में फैसले कर लेते हैं, डिसीजन कर लिए। अब बताइए क्या इनके डिसीजन वैलिड होंगे कंपनी में? नहीं। तो इस प्रोसीडिंग को हम कैसे इनवैलिड करार दे सकते हैं? कोर्ट के पास जाके कहेंगे सर। इसी तरह डायरेक्टर्स का इलेक्शन अगर है, उस इलेक्शन में कोई गड़बड़ धांधली की गई है,
ठीक है, तो क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन डायरेक्टर्स को नाअहल करार दे सके? बिल्कुल पावर है। ठीक है, ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को भी नल एंड वाइड करार दे सकते हैं, जनरल मीटिंग होगी उसको भी नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। और रेजोल्यूशन टू वेरी शेयर होल्डर्स राइट, रेजोल्यूशन टू वेरी शेयर, लॉ एक जगह पे कहता है कि अगर शेयर होल्डर ने कोई फैसला करना है तो वो मेजोरिटी की बेस पे किया जाएगा। कहते हैं कुछ अक्सर फैसले मेजोरिटी की बेस पे किए जाएंगे, कुछ फैसले 3/4 मेजोरिटी की बेस पे किए जाएंगे। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है 3/4 मेजोरिटी। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? सिंपल मेजोरिटी मतलब 51%, 3/4 मेजोरिटी मतलब 75%। एक जगह पे ये कहा। दूसरी जगह पे उन्होंने क्या कहा कि मेंबर्स की जो भी लायबिलिटी होती है, अगर बाद, वो कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम में। अगर आप बाद में उससे चेंज करना चाहें लायबिलिटी को तो कर सकते हैं, अल्टरेशन करवानी पड़ेगी, कर सकते हैं अल्टरेशन। ये दोनों प्रोविजन समझ आए? अच्छा, फर्ज कीजिए लॉ ने ये कहा कि मेमोरेंडम में अल्टरेशन करवाना चाहते हैं तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए। अब कंपनी में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स, कंपनी में 10 मेंबर्स हैं, हर एक की लायबिलिटी 1-1 लाख है, लिमिटेड बाय गारंटी। मेमोरेंडम की अल्टरेशन कर सकते हैं क्या? ये सुनिएगा जरा, एंड पे टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा। मेमोरेंडम की अल्टरेशन हो सकती है। फर्ज कीजिए उन्होंने कहा 3/4 मेजोरिटी चाहिए, इसका मतलब है 10 में से कितने मेंबर्स वोट देंगे तो अल्टरेशन? 3/4, 7 कैसे? 7 से 8 के दरमियान में कैसे हो? 7.5 नहीं हो सकता भाई। हाँ, इतना मैथ ना अप्लाई करे अपना कि कॉमन सेंस जो कहीं पीछे रह जाए। तो 8 वोट चाहिए, 8 लोग चाहिए, ठीक है, 8 हो या 9 या 10। अब सुनिए जरा, 8 लोगों ने किया क्या? तरीका वारदात सुनिए। 8 लोगों ने कहा हम ये फैसला करते हैं, फैसले को कहते हैं, फैसले को आम इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन, लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं रेजोल्यूशन। वो कहते हैं हम ये डिसीजन करते हैं, हम ये रेजोल्यूशन करते हैं क्या, कि जो बाकी के 2 मेंबर्स हैं इनकी लायबिलिटी 10-10 लाख होगी, हमारी लायबिलिटी 10-10 रुपए होगी। अब बताइए, कानूनी लिहाज से तो उन्होंने देखे कानून की रिक्वायरमेंट पूरी की, 3/4 मेजोरिटी भी है, कानून इस मेमोरेंडम की अल्टरेशन की भी इजाजत देता है कानून। लेकिन अब बताइए उन 2 मेंबर के साथ ज्यादती हुई कि नहीं हुई? वो फिर क्या करें? वो कहे जी हमारे राइट्स, हमारे लायबिलिटीज जो हैं इनको आपने वेरी किया है, हमारी मर्जी के बगैर, हम कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट फिर इस रेजोल्यूशन को यानी इस डिसीजन को क्या कर देगा? जी, तो कुछ क्लियर हुआ? पावर्स और ड्यूटीज क्या हैं? अच्छा, मुश्किल तो नहीं था आज का लेक्चर? चलिए, आज का लेक्चर बस यहीं तक, यहाँ पे इख्तिताम होता है आज के लेक्चर का। लेकिन आपने इनको अच्छे तरीके से रीड करके पढ़ के आना है। क्लियर होगी ये बात? आपको कोई असाइनमेंट दी गई है? असाइनमेंट नहीं दी गई। आप में से आप